नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से ज्यादा सीटें जीतने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने यूपी में क्लीन स्वीप करने का लक्ष्य रखा है। पिछले 2 चरणों के बाद अब तीसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी के मिशन 80 पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। इस चरण में सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव समेत यादव परिवार के 3 सदस्यों की किस्मत दांव पर है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो शिवपाल यादव के सपा के साथ आने और सपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी ने 2019 में 10 में से 8 सीट जीती थी, लेकिन इस बार इसे रिपीट कर पाना काफी मुश्किल दिख रहा है। सपा 4 या 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, बाकी सीटों पर भी कांटे की टक्कर है। पिछले 2 चरणों की अपेक्षा तीसरे चरण में ज्यादा मतदान हुआ है। लोकतंत्र के नजरिए से एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छा संदेश है। 2019 में बीजेपी ने 10 में से 8 सीटें जीती थी, जबकि संभल और मैनपुरी सीट सपा जीती थी। इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली है। इस बार बीजेपी का उन 8 सीटों पर जीत दर्ज कर पाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार शिवपाल यादव की बगावत का खामियाजा समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ा था। शिवपाल यादव की वजह से सपा फिरोजाबाद सीट हार गई थी। शिवपाल के विद्रोह की वजह से बदायूं, कन्नौज जैसी सपा का गढ़ मानी जाने वाली सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी के साथ आने का असर सीटों पर दिख सकता है। इस बार बदायूं सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी ने जहां अपने मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया, तो वहीं शिवपाल यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव को टिकट दिलवाने से लेकर जीत दिलवाने तक के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब जिसके बाद सीट पर सपा बदायूं सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके साथ ही फिरोजाबाद सीट से सपा कैंडिडेट अक्षय यादव जीत सकते हैं। मैनपुरी सीट पर बीजेपी ने भले ही यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को उतारा है, लेकिन ये सीट मुलायम सिंह यादव की संसदीय सीट रही है। इस सीट पर सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के जीतने के आसार हैं। संभल सीट पर भी सपा की साइकिल दौड़ सकती है। तो इस तरह बदायूं, फिरोजाबाद, मैनपुरी और संभल सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। हाथरस और आगरा में बीजेपी फिर से जीत हासिल कर सकती है। बरेली और आंवला में भी दोनों गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। तीसरे चरण में यादव परिवार के 3 सदस्यों की किस्मत दांव पर है। जिस पर से वोटिंग हुई है और रिपोर्ट मिल रही है, उससे लग रहा है कि तीनों डिंपल, आदित्य और अक्षय यादव चुनाव जीत सकते हैं। बरेली में मौजूदा सांसद का टिकट कटने का असर दिख सकता है। राहुल के दांव से भी बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है। रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी राहुल गांधी कन्नौज में प्रचार करेंगे। कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं। इत्र नगरी कन्नौज में इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख चेहरे कांग्रेस के राहुल गांधी और सपा के अखिलेश यादव एक मंच से भाजपा को ललकारने के लिए 10 मई को कन्नौज के बोर्डिंग मैदान में एक चुनावी जनसभा में शामिल होने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सपा ने अपना काउंटर अटैक तैयार रखा है, लेकिन अब इस काउंटर अटैक के बदले भारतीय जनता पार्टी क्या तोड़ निकालेगी, किस तरह से जीत हासिल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये काफी दिलचस्प भी होगा, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का नारा लगातार यही लग रहा था, अब की बार 400 पार। लेकिन इन 400 पार में सबसे ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें ही ये तय करती हैं कि आखिर दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता किसके लिए जनता ने आसान बनाया है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढेंगे, जिस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आई सिंह जी आपका। रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है रतन तिवारी जी। और विनय कुमार सिंह, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कैप्टन आई सिंह जी आप ही के साथ करते हैं। दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं
कहा जा रहा है कि तीसरे चरण में 2 चरणों से ज्यादा मतदान हुआ है। अब चौथे चरण की तैयारी है और कहा जा रहा है कि चौथे चरण में आपको बहुत बड़ा डेंट देने वाला है इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी। क्या लगता है, सही है ये रिपोर्ट्स? देखिए ममता जी, ये तो इनकी अपनी एक नैरेटिव है, नैरेटिव चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो डेंट देने वाला कोई सही नहीं, किसी के पास नेता ही नहीं है, कोई इसका विजन नहीं है। इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना कोई विजन है, तो डेंट कहाँ पे देंगे? क्यों नहीं है नेता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में विकास कार्य किए हैं, आम जनता के पास से खड़े होकर दिखाया है, जो उनके दुख को समझा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो अपना एक भारत का परचम लहराया है, देश में 11वीं से 5वीं इकोनॉमी भारत को बनाया है। सर, कुछ तो रिपोर्ट्स ऐसी बाहर आ रही होंगी ना जिसकी वजह से ये बात की जा रही है कि चौथे चरण में आपको झटका लग सकता है। अरे तो एक कहावत है कि मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो मन बहलाने के लिए इस तरह की ये बातें कर लेते हैं। इनके पास है क्या बताइए? समाजवादी के पास कोई नेता है? कोई नेता नहीं। क्यों अखिलेश यादव आपको छोटे मोटे नेता लगते हैं उत्तर प्रदेश में? पूरी पार्टी में समाजवादी में अखिलेश ने सिर्फ 5 टिकट दिए यादवों को, वो भी उनके परिवार के लोगों को। क्या कोई दूसरे यादव है नहीं राजनीतिक में? क्या वो इतने योग्य नहीं थे? मगर उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया, अपने भाई को दे दिया, अपने भतीजे को दे दिया। 5 के 5 टिकट यादव में जो बांटे हैं वो अपने परिवार में बांटे। सर देखिए, परिवारवाद पर मत जाइए। अभी परिवारवाद की किताब को खोलेंगे तो आपके ऊपर भी उसके कई दाग आएंगे, आपकी भी उसमें कई किताबों में नाम नजर आएंगे। तो परिवारवाद पर मत जाइए, सिर्फ इस बात पर रहिए कि उत्तर प्रदेश में। अरे आप बताइए हमारे यहाँ परिवारवाद कहाँ है? सर, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नजर नहीं आता। राजनाथ सिंह के बेटे को आपने टिकट नहीं दिया, सुषमा स्वराज की बेटी को आपने टिकट नहीं दिया। सर, इस बात को मत दोहराइए कि आपके यहाँ परिवारवाद नहीं है और आप इस बात से दूध के धुले हुए हैं। नहीं सर, तो वो एजेंडा की डिबेट मैं नहीं करता हूँ। आप पहले मुझे बोलने दीजिए। नहीं सर, बोलिए ना, बिल्कुल। तो जवाब तो मैं भी दूंगी ना। फिर आप पूछ रहे हैं कि कहाँ है परिवारवाद? मैं 2 शब्द ही बोलता हूँ, आप 3 शब्द बोल रही तो आप बोलने का दे। सर कहिए ना, आप तो भी डिबेट होती है। कहिए। एजेंडा लेकर बैठी हो, एजेंडा हमारे ऊपर नहीं चलेगा। सर, हम कोई एजेंडा लेकर नहीं बैठे हैं। आपसे जिस सवाल का जवाब मांग रहे हैं वो जवाब दीजिए। आपको क्यों लगता है कि एजेंडा है? तो बात हमारी पूरी होने दीजिए। कहिए आई सिंह जी, आप ही को सुन रहे हैं। अभी तो मैंने किसी को मौका भी नहीं दिया। नहीं, आप बार-बार बीच में टोक रही, मैं 2 शब्द कहता हूं तो सवाल ना करूं सर, सिर्फ आप बोलते जाएं और एक तरफा मैं सुनती जाऊं। देखो बक्ता जी, डिबेट का एक तरीका होता है। आपने अगर हमसे कुछ पूछा है तो उसका हमें जवाब देने दें। तो सर सवाल भी तो मैं करूंगी ना, जब आप कह रहे हैं कि परिवारवाद, और मैं कह रही हूँ कि मुद्दा परिवारवाद नहीं है। सर, परिवारवाद पर मत जाइए। क्यों नहीं है परिवारवाद मुद्दा? बताइए। अखिलेश ने 5 टिकट यादवों को दिए हैं, परिवार से बाहर किसी को एक को दिए हो तो बता दो आप। और भारतीय जनता पार्टी में आप एक बता दो कोई परिवार को टिकट दिया है, तो परिवारवाद क्यों नहीं है? कैसे नहीं कह सकते परिवारवाद? ठीक है रतन तिवारी जी, समाजवादी पार्टी में और दूसरे यादव नहीं है क्या? क्या वो राजनीति में योग्य नहीं है कि जो उनको टिकट नहीं दिया गया? ठीक है रतन तिवारी जी, जवाब दीजिए। परिवारवाद है आपके पास तो तमाम जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके पास ना तो कोई नेता है और ना ही कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा नेता है जिसे आप मैदान में उतार पाएं, और फिर आप कहते हैं कि जीत हमारी पक्की है। कैसे? देखिए, ये चुनाव का जो महापर्व है, आज हम सारे लोग चाहे सत्ता हो चाहे पक्ष चुनाव में है, और सवाल तो सरकार से पूछे जाने चाहिए और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। और हमारे आईपी सिंह जी को मैं कई चैनलों पे इनके साथ रहा हूं। ये जो एंकर होते हैं उनको बहुत तगड़ी डांट करते हैं जब इनसे सवाल पूछा जाता है। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की 400 वाली फिल्म जो है ना, इनका पहला शो तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया, पिट गया, और दूसरा और तीसरा शो भी इनका खराब हो गया। अब ये चाहते हैं कि किस प्रकार हम विपक्ष में मजबूत हैसियत बनाएं, इसकी वजह से ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हताश और निराश नहीं होते तो प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र का एक्सरे मशीन लाने की बात नहीं कर सकते। आज ये बता रहे हैं गांव में घूम घूम के कि आपकी 2 भैंस है तो 1 भैंस सरकार छीन लेगी। मछली चिकन की बात हो रही है, और परिवार बात पे बड़ी मजबूती से अपनी बात रखते हैं।
परिवारवाद अगर मैं इनको गिनाने लगूं ना वक्ता जी, तो महाराष्ट्र तो गिना दीजिए, जवाब दे दीजिए, वो जवाब लेने बैठे हैं। महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे जो इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनकी पुत्री चुनाव लड़ रही है। धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी क्या थे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। पीयूष गोयल जी के पिताजी भाजपा के बड़े नेता थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं मुंबई से। और अजीत पवार जो इनके उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी भी बारामती से चुनाव लड़ रही हैं। और इनके जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनके पुत्र श्रीकांत शिंदे भी चुनाव लड़ रहे हैं। और बहुत बड़ी लिस्ट है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, इनके कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के दोनों पुत्र, एक पुत्र विधायक है, दूसरा पुत्र सांसद है। आज अनुप्रिया पटेल खुद केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पुत्र अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परिवारवाद में लिप्त है और ये दूसरे की तरफ आंख दिखाते हैं। मैं इनसे बार बार कहता हूं कि आप लोग इस देश में 10 वर्षों से सत्ता में है और डबल इंजन की मजबूत सरकार आपकी है, कई प्रदेशों के साथ मिला लिया जाए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी और भाजपा का पूरा बटालियन लोगों को यह नहीं समझा पा रहा है कि हमने 10 वर्षों में आपके लिए क्या किया। वक्ता जी, मैं बड़े दावे के साथ करता हूँ, ये राम मंदिर का नाम 370 आप समझा पा रहे हैं तिवारी जी, आप समझा पा रहे हैं जनता को? आप देख लीजिए ना वक्ता जी, पिछले 10 वर्षों में हमने इस देश की जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं जहां पे बैठा हूं, अभी कल ही मैं देख रहा था कि भाजपा के लोग जब प्रचार करने जा रहे हैं, लोग अपने दरवाजे बंद कर दे रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भैया न तो 15 लाख दे पाए, न तो अच्छे दिन दे पाए, न तो 2 करोड़ रोजगार दे पाए, न तो महंगाई कम कर पाए, अब क्यों वोट मांगने आए हैं। ये हताशा और निराशा झलक रही है प्रधानमंत्री के चेहरे पे। और एजेंसियां उनको बता चुकी हैं कि 150 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। खुद आरएसएस का मुख्य पत्र ने ये बता दिया, आरएसएस के सर्वे ने बता दिया कि भाजपा की सरकार अब नहीं बनने वाली है। उसके बाद भी यह लोग अब कुछ भी बोल लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अपने रास्ते पे जा रहे हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वक्त नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो बाकी की सीटें हैं, इसमें आपका इंडिया गठबंधन या फिर जिस तरह से आप लोगों ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, वो आपको जीत हासिल दिलवाएंगे, जीत हासिल करवाएंगे? क्यों लग रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति अच्छी है। आप देख लीजिए, रायबरेली हमने राहुल जी कैसे अच्छी है ये तो बताइए। एक अकेली सीट आपके पास रायबरेली की बची है जिस पर आपने राहुल गांधी को उतारा है, कैसे अच्छी है? यही तो जानना चाहते हैं, कैसे दावा कर रहे हैं? हमने हम अमेठी में ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा रहे हैं जो 40 वर्षों तक चुनाव एजेंडा देखता था, जो गांधी परिवार का एकदम करीबी है, जो अमेठी की जनता के लिए काम करता था। उस व्यक्ति को हमने अमेठी से टिकट दिया है। और किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी जीतने जा रहे हैं। और जब चुनाव परिणाम आएगा तो आप लोगों को भी आश्चर्यचकित परिणाम सामने आएगा कि स्मृति ईरानी को एक छोटा सा कार्यकर्ता हरा दिया। तो ये हवा जो है ना, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बिहार तक बह रही है। और साउथ में हमने इनके दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर दिए। तो वक्ता जी, अब ये इनका हाल ऐसा हो गया है ना कि अब ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर। इससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री के चेहरे को आप देखिए ना, चिकन और पसीने छूट रहे हैं उनको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों का काम है गिड़गिड़ाना और चिल्लाना, आरोप लगाना। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, विनय कुमार सिंह जी। विनय कुमार सिंह जी, इस बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर एक जबरदस्त पटकनी देने वाले हैं। क्यों लग रहा है ऐसा? क्या शिवपाल सिंह का साथ मिलने के बाद और मजबूती आ गई है? पहले तो उसका जो फायदा था वो भारतीय जनता पार्टी को मिल गया था क्योंकि बगावत हो गई थी, लेकिन अब सब साथ में है, मजबूत है। लगता है कि तगड़ी पटकनी दी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, साथ सबका एक साथ रहने से तो मजबूती आती है। मैं 2 लाइन में मोदी जी की सारी बातें कह देता हूँ। पहले मोदी जी कहा करते थे, मेरे पास ऐसे पूंजीपति दोस्तों की फौज है, तभी तो मेरे जिंदगी में मौज है। आज बेचारे क्या कह रहे हैं, दोस्त एक जैसे सारे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। आज अपने उन्हीं दोस्तों के ऊपर कमेंट करना पड़ रहा है, जिन दोस्तों के वजह से आज इन्होंने कहा था कि हमारी मौज है, और देश को ले जाकर के कहीं न कहीं उन्हीं अपने पूंजीपति मित्रों के कदमों में कहीं न कहीं देश को रख दिया था। आज उन्हीं के खिलाफ इन्हें कहना पड़ रहा है कि उनके पास काले धन है, उनके पास बोरा बोरा भर के नोटे वो काला धन
माननीय प्रधानमंत्री जी को पता है, क्योंकि उनके करीब ही रहे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ अगर उन्हें पता है कि ईडी और सीबीआई कर क्या रही है, उन टेम्पो के नंबर भी उनके पास होंगे, क्योंकि उनकी इससे पहले भी बहुत प्रगाढ़ता रही है। आज यही चीज दर्शाता है कि आज अपने मित्रों को भी गाली देना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि डर है प्रधानमंत्री को कि यह सत्ता हमारे हाथ से जाने वाली है, या हो सकता है तो 3 चरण निकल गए, आप लोगों ने क्यों नाम नहीं लिया अडानी अंबानी का? कब नहीं? आप ये बताइए, झूठ के ब्रांड एम्बेसडर माननीय प्रधानमंत्री जी कब सही बोलते हैं? हम तो चाहते हैं कम से कम एक दिन में एक बार बोले, सही बोले, हफ्ते में बोले, अरे महीने में बोल दें। आप बताइए, आप लोग तो जो टीवी रोज आप लोग भी देख रहे हैं, अब परमानेंट विपक्ष जो है अडानी अंबानी की बातें करता है, कब नहीं करता? प्रधानमंत्री जी की बातों पे क्यों जाते? प्रधानमंत्री पर डे झूठ बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घबराहट उनके वक्तव्य में, एक समय था कि वक्ता जी कहा जाता था, यही मीडिया कहती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी से बढ़िया वक्ता कोई नहीं है। आज क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसी को समझ में आ रहा है? कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि बोल क्या रहे हैं। ये घबराहट और बेचैनी है। कारण क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को छला है, देश से झूठ बोला है। आज बात क्या होनी चाहिए? आज बात होनी चाहिए महंगाई पे, बेरोजगारी पे, जो इन्होंने 10 साल में किया उस पर बात होना चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इतने गुस्से में हैं, इतने कष्ट में हैं कि वो रो रहे हैं। लेकिन उस दिन रुलाई नहीं आ रही थी जब 600 किसान शहीद हो गए, न गुस्से में आए। मणिपुर में हमारी एक महिला जो है जब नंगी घुमाई जाती तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए सर, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। मुद्दा ही है और क्या है? ठीक है सर, ठीक है। बात यहाँ तीसरे चुनाव को लेकर हो रही है, मणिपुर पर मत नहीं सर, वहाँ पर मत पहुँचिए सर, उसको लेकर हम मुद्दा नहीं उठा रहे हैं सर। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। आई सिंह जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आई सिंह जी जवाब दे दीजिए सर, जवाब दे दीजिए। देखिए वक्ता जी, आज समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि इनके पास बोलने को कुछ मुद्दे इनके पास बख्शे से है नहीं, इसलिए एक बोलते हैं प्रधानमंत्री रो रहे। अरे इनको पूछिए कि तुम्हारी औकात है प्रधानमंत्री को रुला लेना? तेरी औकात है? अरे नहीं, आई सिंह जी, विनय कुमार जी, नहीं, भाषा की मर्यादा रखें सर। आप नेशनल टीवी चैनल पर बैठे हैं। आई सिंह जी, बता दे रहा हूँ, व्यक्तिगत नहीं आई सिंह जी, इस तरह के व्यक्तिगत रूप से मत आप आरोप लगाइए सर। सर आप बोलेंगे तो देखिए आपको भी नहीं, इस तरह से नहीं सर। मैंने ये नहीं कहा है कि इनकी विनय कुमार जी, आई सिंह जी नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए सर। मेरे देखिए, मैंने कहा है कि किसी औकात है जो प्रधानमंत्री को रुला सके, मैंने ये कहा है। नहीं सर, आप औकात पे क्यों पहुंच रहे हैं? मुद्दे को आप बाहर सुन जाइएगा। आप टीवी चैनल पर बैठकर सिर्फ अपनी जनता के लिए क्या आपने किया वो बताइए सर। सर आप आपस में आप क्यों औकात दिखा रहे हैं? नहीं, इन शब्दों का प्रयोग आप नहीं करेंगे आई सिंह जी। बात सुनो, ये बेवकूफ को बिठा रखा है जो हमसे अभी उल्टी बात बोल रहा था कि इसको बोलो। फिर भी नहीं, आप मान ही नहीं रहे आई सिंह जी, मैं आपको मना कर रही हूँ, आप फिर भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ये डिबेट करने का कोई तरीका नहीं है आई सिंह जी। मेरे सामने नहीं, विनय कुमार जी नहीं, इस तरह से नहीं। मेरे पास वक्त की कमी है सर, क्लोजिंग पर हूँ मैं, आप कृपया करके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। आई सिंह जी जवाब दीजिए 10 सेकंड के अंदर मुझे। बिल्कुल, हमने जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश में विकास किए हैं, जिस तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा है कि हमने देश में रोडों का जाल बिछाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 साल के कार्यकाल में हमारे एक भी मंत्री, विधायक, सांसद पे आज दिन तक कोई किसी तरह भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और एक जब 10 साल की यूपीए सरकार थी, इनके कार्यकाल में डेली नया एक घोटाला उभर के आता था। 2019 में सर ये बताइए, बीजेपी ने 10 में से 8 सीटें जीती थी, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? हम 10 की 10 जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम किसी का खाता ही नहीं खोलने दे रहे। 80 की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। पिछले बार तो 72 जीते थे, अब की बार 80 की 80 जीत रहे हैं। ठीक है सर, जिस दिन 80 जीतेंगे उस दिन देखना होगा। ये तो काफी दिलचस्प होगा देखना। बिल्कुल भविष्यवाणी कर रहे हैं आप बड़ी, तो उस दिन देखना पड़ेगा। जी बताइए रतन तिवारी जी, क्यों लग रहा है आपको कि इस बार
भारतीय जनता पार्टी को आप दोनों मिलकर हराने के लिए मैदान में उतरे हैं तो ऐसा होगा, क्योंकि कन्नौज में भी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं समाजवादी पार्टी का साथ देने के लिए। तो ऐसे में एक तरह से नई चुनावी रैली का आगाज करना, नई तरह से जनता के सामने एक बार उतरना, लगता है फायदा पहुंचेगा? देखिए वक्ता जी, यही प्रधानमंत्री सदन के अंदर कहते थे एक अकेला सब पे भारी, और अपना 56 इंच का सीना तान के विपक्ष को डराते थे। लेकिन इंडिया अलायंस की पहली बैठक हुई, पहली बैठक में प्रधानमंत्री इतने हताश हो गए कि 42 से 45 दलों के साथ एनडीए बना लिए, और 45 दलों के साथ एनडीए बना के अब इंडिया अलायंस को पटकनी देना चाहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए जिस प्रकार से हवा बह रही है, उस हवा से ये बेचैन है और चिंतित है। प्रधानमंत्री मोदी वहां रो रहे हैं मंचों से, और उनके प्रवक्ता चैनल पे एंकर को डपट रहे हैं, और जो उनके सामने विपक्ष का प्रवक्ता है उसे औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। यही हताशा और निराशा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी गर्क में जा रही है, और दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें भी लगने लगा है कि 10 साल देश बेहाल, और 10 सालों में आपने कुछ नहीं किया। अब इंडिया अलायंस को मौका मिलना चाहिए, नई सरकार को मौका मिलना चाहिए। 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 80 सीट अगर जीत गए तो रतन तिवारी इस राजनीति से ही संन्यास ले लेगा। और 80 सीट क्या, ये 70 सीट क्या, 40 सीट भी नहीं जीत सकते वक्ता जी। ये दावे के साथ ये चैलेंज कर देंगे अगर 80 सीट हम नहीं जीत पाएंगे तो हम भी संन्यास ले लेंगे। विनय कुमार जी पूछिए ना। ठीक है, विनय कुमार जी, क्या लग रहा है आपका साथ जब से कांग्रेस पार्टी को मिला है उत्तर प्रदेश में, तब से लग रहा है कि आवाज काफी बुलंद है और जो भरोसा है वो काफी बढ़ गया है कि जीत हासिल होगी उत्तर प्रदेश में? एनडीए नेशनल डीलर ऑफ अडानी अब नहीं रहा। अब अली बाबा ने अपने 40 चोरों की, 40 पार्टियों की एक टीम बना रखी है। अली बाबा 40 चोर वाली कहानी आपने सुनाई होगा जी। तो ऐसे लोगों की टीम बनाने से नैया पार नहीं होती है। 3 चरण में ये बौखलाहट कि एंकर इनके मर्यादा, भाषा की मर्यादा भूल गए, गाली गलौज पे उतारी हो गए, इनका प्रधानमंत्री उजूल फजूल की बातें करने, यही तो है, यही लक्षण है। ये हार रहे हैं चुनाव, 3 चुनाव में इनके खाते नहीं खुले हैं, परेशान। अरे सिंह साहब, माननीय प्रधानमंत्री को बचा लो, कम से कम इज्जत बच जाएगी, नहीं तो बनारस भी हार जाओगे। यही स्थिति, यही इनकी करनी जो है आज इनके सामने आ रहा है, जो जनता के साथ। इसे जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता इस लोकतंत्र में। यह लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे, संविधान को ये बदलना चाहते थे। इनके सांसद ने कहा था, लल्लू सिंह ने कहा, भाजपा के सांसद, कि हमको इतनी सीटें मिल जाए कि हम संविधान को चेंज कर दें। तो आज लोग अपने हक और अधिकार के लिए, ये जनता चुनाव लड़ रही है, संविधान को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरफ ये पूरा रुख जाता है, जनता किसे एक बार फिर से गद्दी पर बिठाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।